Very good morning to all of you. Students, today we are going to cover the new topic that is about capital structure. First of all is the meaning of capital structure. Capital structure refers to the combination or mix of debt and equity which a company uses to finance its long-term operations. Raising of capital from different sources and their use in different assets by a company is made on the basis of certain principles that provide a system of capital so that the maximum rate of return can be earned at a minimum cost. This sort of system of capital is known as capital structure. तो कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी कंपनी को फंड्स रिक्वायर्ड हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए यूज करने हो चाहे शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस के लिए, वो फंड्स उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू लेने हैं। लाइक हमने वो पैसा इक्विटी के थ्रू लेना है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू लेना है, डिबेंचर्स या बैंक से लोन वगैरह लेना है, और किस टोटल हमें कितने फंड्स रिक्वायर्ड है और कौन से फंड किस प्रोपोर्शन में कौन से सोर्स के थ्रू रेज किए जाएंगे। टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल लाइक फ्रॉम शेयर्स हमें कितना पैसा चाहिए, इक्विटी शेयर्स के थ्रू कितना पैसा लेना है, प्रेफरेंस के थ्रू कितना लेना है, डिबेंचर्स के थ्रू कितना आना चाहिए, फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक बैंक के थ्रू हम अगर शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो वो कितना हम ले सकते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, दो तरह के फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं जब कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजन लिया जाता है, दैट इज इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मीन्स हमारा बिजनेस का साइज कितना है, कितना हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन है, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, कितने हमारे बाकी खर्चे होंगे, उस हिसाब से हमें कितना पैसा चाहिए और कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू पैसा आएगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, वहाँ पे आपको लेबर का खर्चा भी उठाना है, वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस भी उठाना है। लेकिन कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड कुछ खास एक्सपेंसेस नहीं होते। दूसरा कैपिटल, उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट, पैसे की ज़रूरत आपको कम है बिजनेस चलाने के लिए। तो दूसरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। रेगुलरिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ इनकम, आपकी जो इनकम आप जनरेट करते हो अपने बिजनेस के थ्रू, जो प्रॉफिट्स जनरेट करते हो, वेदर दे आर रेगुलर, वेदर दे आर सर्टेन और नॉट। अगर तो वो इनकम रेगुलर नेचर की है तो आपको कैपिटल कम चाहिए, पैसा कम चाहिए, उस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आपके इनकम जो है वो टाइमली जनरेट नहीं होती, काफ़ी आपका जो प्रोसेस है, आपका जो वर्किंग प्रोसेस है, ऑपरेटिंग साइकिल है, जो वो आपका लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है, तो उसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। एसेट स्ट्रक्चर कैसा है, कितने पैसे हमने कौन सी एसेट्स को खरीदने में लगाने हैं, एज ऑफ द फर्म, हमारा बिजनेस बिगिनर्स की स्टेज में है या हम ऑलरेडी आगे पहुंच चुके हैं, सारे एसेट्स वगैरह अपने कंप्लीट कर चुके हैं। डिजायर टू रिटेन कंट्रोल, हम कैसा कंट्रोल चाहते हैं अपने बिजनेस में। अगर तो आप चाहते हो कि पूरा कंट्रोल एक ही पर्सन के पास रहे, ठीक है, तो उसमें आप बाहर से किसी के थ्रू पैसा नहीं लोगे, ठीक है, आप अपना पैसा ही बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि बाहर वालों का रोल भी हो सकता है क्योंकि हमारा पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसमें अलग अलग तरीके की कैटेगरीज आ जाती हैं। आप इक्विटी शेयर्स का कंट्रोल ज़्यादा रखना चाहते हो तो उनसे ज़्यादा पैसा रेज करोगे। अगर आप डिबेंचर्स का रखना चाहते हो कंट्रोल ज़्यादा, तो आप डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू पैसा लोगे। तो देयर कैन बी डिफरेंट प्लान। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ऑपरेटिंग रेशो क्या है, ऑपरेटिंग रेशो मीन्स आपका बिजनेस के नेट प्रॉफिट जो आप कर रहे हो सेल्स के थ्रू, उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रेशो है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डिबेंचर्स का कितना यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, कितने टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा चाहिए और किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हम ध्यान में रखेंगे जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाता है कैपिटल मार्केट कंडीशंस, जहां से हमने पैसा रेज करना है वो मार्केट को कहते हैं कैपिटल मार्केट। दैट कैन बी प्राइमरी मार्केट, दैट कैन बी सेकेंडरी मार्केट। तो उस मार्केट की कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे हैं जो बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की हुई है कि आप इतना पैसा जो है वो मार्केट से रेज कर सकते हो या इतने टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा पे बैक करना है, वो रेगुलेशंस भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। टैक्सेशन पॉलिसीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉलिसीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी आप बैंक के थ्रू लोन ले रहे हो या वैसे
किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप पैसा शॉर्ट टर्म यूज के लिए ले रहे हो तो उनकी पॉलिसीज के हिसाब से आपको पैसा लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कितनी है, पैसा जहां से ले रहे हो उसको इन रिटर्न आपको जो देना है, वेदर इंटरेस्ट वेदर डिविडेंड, जो भी आपको पे करना है उसकी आपको क्या कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी। सीजनल वेरिएशंस, किस टाइम पीरियड में आपको ज्यादा पैसा चाहिए, किस टाइम पीरियड पे हमें पैसा नहीं चाहिए। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कैसी हैं मार्केट में, ट्रेड एंड कॉमर्स की कंडीशंस कैसी हैं ये देखना पड़ेगा। नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उस हिसाब से हमें कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. The optimal or the best capital structure implies the most economical and safe ratio between various type of securities. It is that mix of debt and equity which maximize the value of the firm and minimize the cost of capital. So optimal capital structure वो होता है जिसको हम कहते हैं this is the best mixture of capital structure, right? इसमें डेट का और इक्विटी का उतना प्रोपोर्शन होता है जो आपकी कंपनी की वैल्यू को मैक्सिमम करे और जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको मिनिमम करे। उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यस दिस इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले तो जो आप जिनके थ्रू आप पैसा ले रहे हो उनको आपने कम से कम और मिनिमम कॉस्ट पे करनी है। उसमें रिस्क भी कम होना चाहिए, रिटर्न आपको मैक्सिमम मिलनी चाहिए, प्रॉफिट जो आपको मिलना है दैट शुड बी मैक्सिमम, कंट्रोल आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में हमें कुछ चेंज करना पड़े तो हम इजीली चेंज कर सकें। अट्रैक्टिव रूल्स, रूल्स आपके ऐसे होने चाहिए कंपनी के कि जो इन्वेस्टर है वो खुशी खुशी पैसा इन्वेस्ट करे और वो अट्रैक्ट हो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए। कमेंसरेट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, और जो भी लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करके उसके साथ चल के हमने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्रेम करना है। Next is about the theories of capital structure. This is one of the important question and which have been regularly been asked in the examination. So there are basic four types of theories: net income theory, net operating income theory, traditional theory, and MM theory, which is Modigliani and Miller theory. So first is net income theory. This theory was propounded by David Duran and is also known as fixed KE. KE means cost of equity theory. According to this theory, a firm can increase the value of the firm and reduce the overall cost of capital by increasing the proportion of debt in its capital structure to the maximum possible extent. It is due to the fact that debt is generally a cheaper source of fund because interest rates are lower than the dividend rates due to the element of risk and the benefit of tax as the interest is deductible expense from the for income tax purpose. तो ये अप्रोच ये कहती है कि अगर हमने फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में मैक्सिमम लेवल तक डिबेंचर्स रखने चाहिए, जितना मैक्सिमम लेवल तक हम रख सकते हैं उतने डिबेंचर्स रखने चाहिए और कम से कम इक्विटी शेयर्स रखने चाहिए। डिबेंचर से ज़्यादा रखने के फायदे क्या हैं? एक तो डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है जो कि शेयर्स पे हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है और डिविडेंड से इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होता है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अपने बिजनेस के खर्चों में जो इंटरेस्ट आप पे करोगे डिबेंचर्स को उनको एज अ बिजनेस एक्सपेंस शो कर सकते हो, प्रॉफिट में से लेस कर सकते हो। तो अगर आप प्रॉफिट में से लेस उन्हें कर दोगे तो आपका प्रॉफिट कम रह जाएगा और कम प्रॉफिट के ऊपर आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड बेनिफिट इज आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो फॉर्मूलाज जो हम इसमें यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म विच इज V and the formula for calculating is S plus V. S means market value of shares which is calculated by using the formula earning before interest and tax minus interest over cost of equity. D is market value of debentures. E is equal to earning available to equity shareholders and K is equal to cost of equity capital. Computation of overall cost of capital or capitalization rate. Overall cost of capital is equal to EBIT, earning before interest and taxes, over V. V is equal to value of firm. Next is about net operating income theory. This theory was propounded by David Duran and is also known as irrelevant theory. इस theory को irrelevant theory भी कहा जाता है. According to this theory, total market value of the firm is not affected by change in the capital structure and the overall cost of capital remains fixed irrespective of the debt equity mix. तो ये थ्योरी कहती है
कि चाहे आप कोई कितनी भी रेशो रख लो डेब्ट डिबेंचर्स की और इक्विटी शेयर्स की, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं पड़ता। चाहे आप उनकी रेशो 50-50% रख लो, चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 40% इक्विटी रख लो, 60% डिबेंचर्स रख लो, चाहे दोनों दोनों की रेशो सेम रख लो, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट रहेगी या वैल्यू ऑफ द फर्म रहेगी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। The split of total capitalization between debt and equity is not essential or relevant. ये थ्योरी कहती है कि दोनों की रेशियो डिसाइड करना या स्प्लिट दोनों में करना ये जरूरी नहीं है. The equity shareholders are and other investors, that is the market capitalizes the value of the firm as whole. The business risk at each level of debt equity mix remains constant. Therefore, overall cost of capital also remain constant. So, the corporate income tax does not exist. तो इस थ्योरी में हम ये मान के चलते हैं कि इनकम टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसी कारण इसको इररेलेवेंट थ्योरी भी कहा जाता है. तो बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि चाहे आप डिबेंचर्स और इक्विटी की जो सी पहली थ्योरी में हमने पढ़ा कि अगर आप डिबेंचर्स ज्यादा रखते हो और इक्विटी कम रखते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल, लेकिन इस थ्योरी में हम ये पढ़ रहे हैं कि दोनों की कोई भी रेशो रख लो, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी सेम रहेगी, रेशो डिसाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. So value is calculated as EBIT over overall cost of capital. Market value of equity capital is divided at S is equal to V minus V. S is market value of equity capital, V is equal to value of the firm, and D is equal to market value of debentures. The cost of equity capital is calculated here as EBIT minus interest over S. S means market value of equity capital. Next is traditional theory. This theory was propounded by Ezra Solomon. According to this theory, a firm can reduce the overall cost of capital and increase the total value of the firm by increasing the debt proportion in the capital structure to a certain limit. But because debt is cheaper source of raising funds as compared to equity capital. So ये theory भी जो हमने फर्स्ट थ्योरी पढ़ी नेट इनकम अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग ही ये थ्योरी भी यही कह रही है कि अगर हम डिबेंचर्स ज़्यादा यूज करते हैं that will be beneficial for the firm to reduce the cost of capital and increase the value of the firm. लेकिन according to this theory, they said the use of debentures should be restricted to a particular certain limit. They have introduced a new word which is called particular limit. Effect of changes in capital structure on overall cost and value of firm. As per Ezra Solomon, first stage, the use of debt in the capital structure increases the value and decreases the overall cost of capital because cost of equity remains constant or rises slightly with debt, but it does not rise fast enough to offset the advantage of low cost debt. So cost of debentures remain constant and rises very negligibly. Second stage, during this stage, there is a range in which the value will be maximum and overall cost of capital will be minimum because the increase in the cost of equity due to increase in financial risk offset the advantage of using low cost of debt. तो ये थ्योरी कहती है कि जैसे आप डिबेंचर्स को एक पर्टिकुलर लिमिट तक यूज करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ हाई रिस्क कि जो भी इक्विटी शेयर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिबेंचर होल्डर्स भी हैं तो पता नहीं उनका पैसा उनको लगेगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें डिविडेंड, तो उस हिसाब से यू हैव टू पे मोर डिविडेंड टू देम टू मेक देम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन. तो वहां पे आपकी जो आपको डिबेंचर्स यूज करने से फायदा हो रहा है वो एक तरह से ऑफसेट हो जाएगा हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कारण. ठीक है, दोनों में बैलेंस आ जाएगा जिस कारण आपको डिबेंचर्स यूज करने का कुछ खास फायदा नहीं होगा. So S is equal to EBIT minus interest over cost of equity. Value of the firm is equal to S plus D and overall cost of capital is equal to EBIT over D. Next, last approach is Modigliani and Miller approach. This approach is used in two parameters in the absence of corporate taxes and when the corporate taxes do exist. First is in the absence of corporate taxes. According to this approach, the value and the overall cost of capital are independent of its capital structure. The debt equity mix of the firm is irrelevant in determining the total value of the firm. According to this theory भी ये कह रही है कि debt equity का जो मर्जी रेशो रख लो
उसके साथ ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म को कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज यूज ऑफ डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस। जैसे आप डिबेंचर्स ज्यादा ज्यादा यूज करोगे, उधर से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल जो आपका बेनिफिट है दैट विल गेट ऑफसेट। In the opinion of them, two identical firms in all respect except their capital structure cannot have different market value or cost of capital due to arbitrage process. Assumptions: perfect capital market is there. कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है शेयर्स खरीदने और बेचने को लेकर। होमोजेनियस रिस्क क्लास, एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ ऑल द फर्म्स हैव आइडेंटिकल रिस्क फैक्टर। सभी फर्म्स की जो ईबीआईटी है दे फेस all the similar risk characteristics. Risk in terms of expected EBIT should also be identical for determination of market value of shares. 10% distribution of earnings to the shareholders. 10% मतलब हमारी जितनी अर्निंग्स है उसमें हम कुछ परसेंट शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नो कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट। Original argument that the value and the overall cost of capital remain constant with the increase of debentures in the capital structure does not hold good when corporate taxes are assumed to exist. They recognize that the value will increase and overall cost of capital will decrease with the increase of debentures in capital structure. They accepted that the value of the levered firm will be greater than the value of the unlevered firm. So unlevered firm is that which is making you unlevered firm is that which is paying tax. So EBIT into 1 minus tax over cost of equity. Well, value of levered firm is equal to value of unlevered firm plus amount of debentures into tax rate. So this was the whole topic for today. Next time we will meet with the new topic. Thank you.